चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर और देखते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। अब जरा समझिए, यहाँ से आपका चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और यहीं से हम सारी डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं, किन फॉर्मूलों की हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेटा डायमेंशन क्या होता है। तो इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना बेसिकली कि जिसके अंदर हमें ये पता लग जाए बेटा कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी इस्तेमाल हुई है और कितनी बार इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो यानी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर कोई फॉर्मूला बना है वो चीज हमें पता लगा दे, वही हमारी क्या कहलाती है बेटा, डायमेंशन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जरा देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो बेटा, मैंने यहाँ पर एक डायमेंशन लिखी MLT-2। ठीक है, अब ये जो डायमेंशन है बेटा ये है हमारी फोर्स की। किसकी डायमेंशन है? फोर्स की। अभी हम सीखेंगे कि किस तरीके से डायमेंशन को हमें निकालना है और कौन कौन से फॉर्मूलों का यूज कर कर, कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटी का यूज कर कर किस तरीके से डायमेंशन निकाल सकते हैं, सब कुछ सीखेंगे बेटा। तो अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे ये मानिए कि यहाँ पर मैंने एक डायमेंशन लिखी जो कि है हमारी फोर्स की। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर फोर्स के अंदर हमारा मास आता है, यानी ये जो डायमेंशन m है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? मास को। l जो है किसको रिप्रेजेंट करती है? लेंथ को। और t जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लगा बेटा कि ये जिस भी फॉर्मूले का डायमेंशन होगा, यानी फोर्स का जो डायमेंशन है उससे हमें ये पता लग गया कि फोर्स के अंदर हमारा मास भी आता है, लेंथ भी आता है और टाइम भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पर पावर से हमें ये पता लगेगा बेटा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमारी कितने टाइम्स आती है। ठीक है, जैसे कि m के ऊपर कितनी पावर है, कोई पावर नहीं होती तो हम 1 मानते हैं, l के ऊपर कोई पावर नहीं है 1 मानते हैं। तो मतलब बेटा फोर्स के फॉर्मूले में मास एक बार इस्तेमाल हो रहा होगा क्योंकि पावर 1 है m की, l की पावर 1 है, इसका मतलब लेंथ भी कितनी बार? एक बार। और टाइम की पावर बेटा 2 है, अभी प्लस माइनस को छोड़ दो, लेकिन टाइम की पावर कितनी है? 2। तो यहाँ पर टाइम जो है कितनी बार इस्तेमाल हो रहा होगा बेटा? 2 बार। ठीक है, जरा चेक कर लेते हैं बेटा, जरा चेक कर लेते हैं। अब जरा देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको और थोड़ा सा खोलेंगे बेटा, मास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आगे और थोड़ा सा करते हैं बेटा, मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है बेटा? हमारी वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब ये वाला टाइम वेलोसिटी वाला फॉर्मूले से और ये वाला टाइम, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये मिलकर m इंटू डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं और t का स्क्वायर। ठीक है, तो जरा देखो बेटा ये फॉर्मूला आया हमारा फोर्स का। क्या फोर्स के अंदर एक मास नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। क्या एक ही था ना? बिल्कुल था। क्या बेटा इसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, सिंपल सी चीज। तो आप इसको लेंथ में ही नापोगे ना, तो ये भी क्या है बेटा? लेंथ। कितनी लेंथ आ रही है? एक। और टाइम के ऊपर कितनी पावर थी बेटा? 2। और यहाँ पर देखो टाइम के ऊपर कितनी पावर है? 2। इसका मतलब टाइम कितनी बार आ रहा है? 2 बार। कितनी बार आ रहा है बेटा? 2 बार। तो क्या बेटा इस डायमेंशन से मुझे पता नहीं लगा कि इस फॉर्मूले के अंदर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होंगी? लगा ना बेटा? तो यही रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या कहलाता है बेटा? डायमेंशनल एनालिसिस। क्या कहलाएगा बेटा? डायमेंशनल एनालिसिस। अब जरा देखिए आपके सामने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या दे रखी है? डायमेंशंस दे रखी हैं। इनको आप याद कर लीजिए। इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर हम आगे बेटा फॉर्मूलों की क्या निकालेंगे? डायमेंशन। जैसे कि लेंथ की बात करें तो L, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? L। मास की डायमेंशन क्या होती है बेटा? M। टाइम की डायमेंशन क्या होती है? T। टेम्परेचर की K। इलेक्ट्रिक करंट की A या फिर I, कैपिटल A या फिर I से आप नोट कर सकते हो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये कुछ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन है बेटा। अब इन्हीं की मदद से हम आगे क्या करेंगे? डायमेंशंस को निकालेंगे। तो चलिए बेटा किस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूले हमें निकालने हैं तो सीखते हैं। अब देखिए बेटा सबसे पहला क्या दे रखा है आपको? डिस्टेंस। सबसे पहला क्या दे रखा है? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को आप किस में नापोगे? लेंथ में ही नापोगे ना। तो बेसिकली बेटा डिस्टेंस को मैं लेंथ मान सकता हूं और लेंथ की फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी क्या थी? L। क्या थी? L। तो डिस्टेंस को मैं क्या मान सकता हूं बेटा? लेंथ। डिस्टेंस को क्या मान सकता हूं? लेंथ। और लेंथ की फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी बेटा? लेंथ की हमारी डायमेंशन क्या थी? सॉरी, लेंथ की डायमेंशन क्या थी? L। लेंथ की डायमेंशन क्या थी? ठीक है, तो डिस्टेंस की भी डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा? L हो जाएगी। क्या हो जाएगी? L। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक ले जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है बेटा। जरा देखो एरिया। अगर हम एरिया, चलो कोई भी एक शेप ले लो, रेक्टेंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो एरिया बेटा क्या होता है हमारा? एरिया बराबर
एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है बेटा एल, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है एल। और बी ब्रेथ क्या है बेटा, ब्रेथ को भी तो आप नापोगे ना लंबाई में, तो लंबाई मतलब लेंथ ही हुई ना बेटा, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी एल। ठीक है, तो यहां से एरिया की बेटा जो डायमेंशन आई क्या आई एल स्क्वायर, क्या आई बेटा एल स्क्वायर, ये आ गई हमारी एरिया एल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है बेटा, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब जरा देखो लेंथ की डायमेंशन कितनी हो गई एल, ब्रेथ भी तो लेंथ ही है ना बेटा, तो इसकी भी डायमेंशन एल, हाइट भी तो लेंथ ही है, लेंथ में ही नापोगे ना, तो इसकी डायमेंशन भी एल, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा एल का क्यूब, एल का क्यूब, क्या आ गई वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो हमें पता भी लग रहा है बेटा कि वॉल्यूम के अंदर लेंथ की पावर कितनी है बेटा 3, तो वॉल्यूम के अंदर लेंथ कितने टाइम्स यूज हुआ होगा 3 बार, पावर जितनी होती है उतने टाइम्स हमारा फॉर्मूले में वो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हुई होती है यूज हुई होती है। ठीक है, जैसे एरिया के अंदर देखो पावर कितनी है 2, तो देखो 1 और 2 दो बार लेंथ इस्तेमाल हुई है बेटा, डिस्टेंस के अंदर पावर कोई नहीं है तो 1, तो 1 देखो जरा लेंथ एक बार इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि फॉर्मूले के अंदर हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार यूज हुई है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट हमारी है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, एक तरीके की लेंथ ही है ना, नापेंगे तो लेंथ में कितनी डिस्टेंस है कितनी डिस्प्लेसमेंट है ये किसमें नापी जाएगी लेंथ में। ठीक है, तो बेसिकली इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा एल, क्या हो जाएगी एल। अब टाइम की बात करें तो टाइम की क्या थी बेटा, याद करो टी, कैपिटल टी। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन बेटा, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल। अब ये टी नीचे है तो ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा टी माइनस वन, टी माइनस वन। तो ये यूनिट किस, तो ये डायमेंशन किसकी आ गई बेटा वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते चले जाएंगे बेटा, अभी आगे अभी हम और करने वाले हैं। जैसे कि देखो जरा एसेलरेशन, एसेलरेशन, एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एसेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, अब चेंज इन वगैरह पे आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर सिंपल आपको ध्यान देना है बेटा वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी की डायमेंशन अभी निकाली हमने, कितनी होती है बेटा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। और अपॉन में क्या है टाइम, टाइम की क्या होती है बेटा टी, टाइम की क्या होती है टी। तो यहां से एसेलरेशन की डायमेंशन क्या आ जाएगी बेटा एल। अब देखो ये टी प्लस का, टी की पावर कितनी है प्लस की वन, ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी बेटा माइनस की वन, और तो माइनस वन और माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस का। तो यहां से एसेलरेशन की डायमेंशन क्या आ गई बेटा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। अब जरा देखो नेक्स्ट मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम, मोमेंटम का होता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी, क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, जरा देखो बेटा मास की यूनिट, मास की डायमेंशन m, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की क्या होती है बेटा एल टी माइनस वन, निकाल चुके हो वेलोसिटी की, ये रही बेटा आपकी एल टी माइनस वन। तो मोमेंटम की क्या हो जाएगी बेटा m एल टी माइनस वन, क्या हो जाएगी एम एल टी माइनस वन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा और थोड़े से एडवांस फॉर्मूलों की तरफ जाएंगे, जैसे कि फोर्स। अब जरा देखिए बेटा फोर्स की यूनिट कैसे निकाल, वो डायमेंशन कैसे निकालोगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है F बराबर, फोर्स बराबर मास इंटू एसेलरेशन, मास इंटू एसेलरेशन। तो जरा देखो बेटा मास की क्या होगी डायमेंशन m, मास की डायमेंशन m, एसेलरेशन की अभी निकाली है बेटा, जरा देखो एसेलरेशन की क्या निकाली थी एल टी माइनस टू। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एल टी माइनस टू। तो यहां से बेटा फोर्स की यूनिट क्या आ गई एम एल टी माइनस टू, फोर्स की डायमेंशन क्या आ गई बेटा एम एल टी माइनस टू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास अपॉन में वॉल्यूम। बेटा हमेशा याद रखना जब भी आपको डायमेंशन निकालनी पड़ेंगी तब उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आप डायमेंशन को नहीं निकाल पाओगे। क्लियर, तो आपको फॉर्मूले बेटा याद रखने पड़ेंगे तब जाकर आप डायमेंशंस को निकाल पाओगे। अब देखिए बेटा मास, अब मास की डायमेंशंस क्या होती है, मास की डायमेंशन होती है बेटा m,
वॉल्यूम याद करो, हमने वॉल्यूम का निकाला था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्या निकला था बेटा एल क्यूब, क्या निकला था एल क्यूब। तो यहां से डेंसिटी की क्या निकल आएगी बेटा एम एल माइनस 3, क्या निकली यहां से डायमेंशन एम एल माइनस 3। नेक्स्ट देखिए बेटा वर्क डन। अब वर्क डन की कैसे निकालोगे, वर्क डन क्या होता है बेटा हमारा, वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जरा देखिए अब फोर्स की यूनिट अभी हमने निकाली बेटा कितनी है एम एल टी माइनस 2। अब एम एल टी माइनस 2 फोर्स की डायमेंशन हो गई। अब जरा डिस्प्लेसमेंट को देखिए, डिस्प्लेसमेंट की क्या है बेटा हमारी डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है, तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा लेंथ, ठीक है। तो यहां से जो डायमेंशन बनी क्या बनेगी एम अब यहां पर देखिए एक एल ये रहा एक एल ये रहा, तो क्या हो जाएगा बेटा L2 और T माइनस, तो क्या आ गया बेटा ML2 T माइनस 2, ये वर्क डन की यूनिट आ डायमेंशन आ गई, सॉरी, ठीक है। तो अब जरा देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं पावर। पावर की कैसे निकालोगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है, वर्क डन अपॉन में टाइम। अब जरा देखो बेटा वर्क डन की अभी क्या निकाली आपने एम एल टू टी माइनस 2, अभी अभी निकाली आपने वर्क डन की, तो ये वर्क डन की डायमेंशन आ गई। और टाइम की क्या होती है बेटा टी, टाइम की क्या हो जाएगी टी, ठीक है। तो यहां से देखो बेटा क्या आएगा एम एल टू, अब टी की पावर माइनस 2 है ऊपर और नीचे क्या है बेटा टी की पावर माइनस वो प्लस का 1, ऊपर जाओगे माइनस 1 हो जाएगी, तो टी की पावर कितनी होगी -3। तो यहां से बेटा हमारी पावर की डायमेंशन कितनी आ गई एम एल टू टी माइनस 3, एम एल टू टी माइनस 3, ठीक है। अब जरा देखिए प्रेशर या फिर स्ट्रेस थोड़े सिमिलर ही होते हैं बेटा, बिल्कुल एक्यूरेट सेम नहीं कहूंगा, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि हमें सिर्फ क्या निकालना है डायमेंशन। तो प्रेशर या फिर स्ट्रेस का बेटा क्या होगा फॉर्मूला, प्रेशर और स्ट्रेस फॉर्मूला सेम ही होता है बेटा दोनों का, क्या होगा फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन निकाली थी बेटा, क्या निकाली थी अभी एम एल टी माइनस 2, ये फोर्स की डायमेंशन निकाली थी। अब एरिया की बात करें तो क्या होता है बेटा एल का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगी एम, अब देखो यहाँ पर एल की पावर 1 है, अगर मैं ऐसे काट सकता हूँ एक एल से एक एल कट गया, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा बेटा एक एल माइनस का 1, तो क्या बचा बेटा 2 की पावर माइनस, तो यहां से ये किसकी यूनिट डायमेंशन आ गई बेटा मेरी प्रेशर की एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है। अब जरा देखिए बेटा ये अब हम निकालेंगे स्ट्रेन की, स्ट्रेन की डायमेंशन कैसे निकालोगे। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ठीक है बेटा। अभी ये स्ट्रेन होता क्या है, स्ट्रेस क्या होता है, अभी आपको इस पे जोर नहीं डालना है, अभी आप इतना समझिए बेटा कि अभी हम सिर्फ डायमेंशन निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। आपकी क्लास 11th की जर्नी में, क्लास 12th की जर्नी में आपको कई ऐसे वर्ड सुनाई देंगे बेटा जो अभी आपने नहीं पढ़ी, लेकिन हम उनकी अभी डायमेंशन निकालेंगे, तो धीरे धीरे आप उन्हें पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको इस पे जोर डालने की जरूरत नहीं है कि स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेन क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, ये धीरे धीरे आप पढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप किस पे फोकस करोगे बेटा कि डायमेंशन को निकालना कैसे है, अगर फॉर्मूले हमें पता है तो डायमेंशन को किस तरीके से निकालेंगे वो आपको यहाँ पर सीखना है, ठीक है। तो जरा देखिए बेटा यहाँ पर स्ट्रेन, स्ट्रेन बराबर, अब यहाँ पर चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ लिखा है, ठीक है। अब चेंज इन ओरिजिनल इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है तो बेटा लेंथ ही ना, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो ऊपर लेंथ की डायमेंशन L और नीचे भी लेंथ की डायमेंशन L, तो क्या आ जाएगी बेटा 1, क्या आ जाएगी 1, L से L कट जाएगा तो कितनी आ जाएगी 1। तो बेसिकली यहाँ पर हम बेटा हम क्या बात कर रहे हैं कि स्ट्रेन की जो डायमेंशन आई वो कितनी आई 1, इसका मतलब स्ट्रेन क्या है बेटा डायमेंशन लेस है, क्या है डायमेंशन लेस। तो यहाँ लिख देना स्ट्रेन जो है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशन नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जरा देखो स्ट्रेस की डायमेंशन अभी निकाली है आपने, स्ट्रेस की डायमेंशन क्या निकाली है बेटा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2,
तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन में क्या आएगा बेटा स्ट्रेन, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं है तो आप इसको लिखो भी नहीं, वन लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो डायमेंशन आई वो किसके बराबर आई बेटा, हमारी प्रेशर या फिर स्ट्रेस के बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखिए सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सरफेस टेंशन क्या होगा, फोर्स अपॉन में लेंथ, फोर्स अपॉन में लेंथ। अब जरा देखिए बेटा, फोर्स की डायमेंशन क्या निकाली थी, एम एल टी माइनस टू अपॉन में लेंथ की क्या होगी बेटा, एल, क्या होगी एल, एल से एल कैंसिल, क्या बचा बेटा एम टी माइनस ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में भी बंद कर देना, डायमेंशन को रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा। तो यहां पर क्या निकली बेटा, एम टी माइनस टू सरफेस टेंशन की। अब हम बात करेंगे बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट देखो जरा क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा ये, तो इनसे कंफ्यूज मत होना है कि सर क्या लिख रहे हो। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन में लेंथ, वेलोसिटी अपॉन में लेंथ। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है बेटा, एल टी माइनस वन और लेंथ की क्या हो जाएगी एल, तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा टी की पावर माइनस वन। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन क्या आ गई, टी की पावर माइनस वन, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए एक फॉर्मूला याद रखो बेटा, एफ बराबर 6 पाई नीटा आर वी, इसको याद रख लो 6 पाई नीटा आर वी। अब इसमें जो बेटा नीटा है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो नीटा का अगर मैं इधर से फॉर्मूला निकालूं तो क्या बनेगा बेटा, एफ अपॉन में 6 पाई आर वी, यही फॉर्मूला बनेगा। अब इसी फॉर्मूले से डायमेंशन निकालेंगे, जरा देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा, एम एल टी माइनस टू अपॉन, अब 6 पाई क्या है बेटा हमारा कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो कांस्टेंट की हम डायमेंशन को नहीं लिखेंगे, तो क्या बचा बेटा आर, आर हमारा रेडियस, रेडियस को किस में नापोगे, लेंथ, ठीक है। और वेलोसिटी की यूनिट एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। अब जरा देखो बेटा यहाँ पे एक एल से एक एल कैंसिल, तो क्या बचेगा एम, अब ये प्लस का वन है पावर एल के ऊपर, ऊपर चली जाएगी तो माइनस का वन, ठीक है। टी की पावर माइनस टू है, इधर से माइनस टू प्लस वन में जाएगा, कितना बचेगा बेटा टी की पावर माइनस वन। ये डायमेंशन किसकी आ गई हमारी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्लास 9 में पढ़ा था याद हो तो आपको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब जो जी था ना बेटा वो हमारा क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इधर 10 से मैं फॉर्मूला निकालूं, क्या बनेगा बेटा एफ इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में m1 और m, ठीक है। तो जरा देखिए बेटा क्या बनेगा, डायमेंशन यहाँ से फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। आर यानी रेडियस, रेडियस है तो लेंथ में ही नापोगे, तो ये कितना हो जाएगी बेटा एल स्क्वायर अपॉन में मास, तो यहाँ पर एक एम, दूसरा m2 के लिए, ठीक है। तो जरा देखो बेटा एक एम से तो एक एम कैंसिल हो गया, अब क्या बचेगा L1 और L2 हो जाएगा बेटा L3, और m यहाँ पे प्लस का वन है ऊपर जाएगा तो m हो जाएगा बेटा माइनस का वन। थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूँ इसको, m माइनस वन L3 और t माइनस, ये हमारी किसकी डायमेंशन आ गई बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, किसकी डायमेंशन आई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जरा देखिए बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करूं तो ये किसके बराबर होता है हमारा, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। मास की डायमेंशन m और रेडियस का क्या होता है बेटा l का स्क्वायर, रेडियस के लिए l और स्क्वायर है तो l स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा ml2। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन क्या आई बेटा ml2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रखना बेटा, E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू, ठीक है। ये v नहीं है बेटा, वेलोसिटी नहीं है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, न्यू पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो h है ना बेटा, यही हमारा क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो h के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर E अपॉन में
बी, वो बी नहीं न्यू, ठीक है। अब ई हमारा क्या है बेटा, एनर्जी। अब एनर्जी याद करो, हमारी एनर्जी किसके इक्वल रखते हैं हम, वर्क डन के इक्वल, ठीक है। तो यार अब आपने देखना बेटा, यहाँ पर फोकस करना कि एनर्जी को हम निकाल रहे हैं। अब एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन। क्लास 10th में पढ़ा है ना बेटा जूल्स लॉ में, एनर्जी जो आती थी हमारी हीटिंग इफेक्ट से, तो वो हमारी किस में कन्वर्ट होती थी, वर्क डन में ही होती थी। तो वही वर्क डन के बराबर, तो वर्क डन अपॉन में न्यू। अब जरा देखो बेटा, वर्क डन की यूनिट, वर्क डन के लिए और क्या लिख सकते हो, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में न्यू, ठीक है। जरा देखो बेटा, फोर्स की क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, एस यानी डिस्प्लेसमेंट यानी एल, ठीक है। अब न्यू देखो बेटा, न्यू का मतलब बेटा फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, 1 अपॉन टी, फॉर्मूला लिख दो, न्यू बराबर 1 अपॉन टी, ठीक है बेटा, टाइम। तो यहाँ पर 1 अपॉन टी डायमेंशन आ जाएगा, तो डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी, टी माइनस 1। तो न्यू की जगह पे मैं डायमेंशन लिख सकता हूँ बेटा टी माइनस 1, ठीक है। तो अब जरा देखो कुछ कट रहा है क्या, अब जरा देखिए पहले करते हैं, एम आ गया, अब यहाँ पर एक एल दूसरा एल, तो एल टू। अब ये माइनस का 1 है, ऊपर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, टी माइनस 1, क्या बचेगा, एम एल टू टी माइनस 1, ठीक है, एम एल टू और टी माइनस का 1। तो ये हमारी किसकी यूनिट हो गई बेटा, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, क्लास 10 में पढ़ा है आपने, V बराबर वर्क डन में अपॉन में चार्ज। तो देखो बेटा V बराबर क्या निकला, वर्क डन। वर्क डन की यूनिट क्या है बेटा हमारी, ये रही एम एल टू, ये दोनों मिला के वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आ जाएगा बेटा, एम एल टू टी माइनस टू, ये वर्क डन की यूनिट। अब चार्ज, अब चार्ज देखो मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पर F इंटू एस अपॉन में चार्ज किसके बराबर होता है बेटा, आई टी। फॉर्मूला याद है ना बेटा, Q बराबर आई टी, ठीक है। तो I क्या है बेटा हमारा, करंट। अब करंट को हम किससे नोट करते हैं, A से या फिर I से, दोनों में से किसी से भी नोट कर सकते हो, मैं A से कर रहा हूं बेटा। और टाइम का क्या है बेटा हमारा T। तो देखो जरा यहां से क्या बनेगी बेटा, M, ठीक है, L2। अब ये T की पावर 1 है, इधर ऊपर जाएगा माइनस का 1, तो T की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, -3, और A ऊपर जाएगा तो -1। जरा देखो बेटा, अब इसमें एम एल टी के अलावा भी एक और टर्म जुड़ गया हमारा करंट का, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ए से डिनोट करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो हमारी डायमेंशन बनी बेटा, वो क्या बनी हमारी, एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 1, ठीक है। तो देखो कुछ आपके एडवांस फॉर्मूले आ रहे होंगे बेटा, तो यहां से हम अच्छे अच्छे लेवल के फॉर्मूलों की क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ पढ़ा था बेटा, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहां से क्या आ जाएगा, V अपॉन आई। V क्या है बेटा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस की अभी अभी निकालिए बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट डायमेंशन अभी निकालिए। तुम क्या रख देंगे, एम एल टू टी माइनस 3 और A की पावर -1। और करंट की क्या होती है बेटा, करंट की होती है A, करंट की क्या होती है A। जरा देखो M L टू टी माइनस 3, अब ये प्लस का पावर 1 ऊपर चलाएगा माइनस का हो जाएगा, तो A की पावर माइनस का, क्लियर। तो ये हमारी किसकी डायमेंशन आ गई बेटा, रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखो इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है बेटा, I²R। ये 10th क्लास में पढ़ रखे हैं बेटा ये पावर। कुछ आपके फॉर्मूले इसमें ऐसे हैं जो आप अभी पढ़ोगे 11th में और 12th में, और कुछ फॉर्मूले बेटा अभी ऐसे हैं जो आप क्लास 10th में क्लास 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो होप आपको वही क्वेश्चन वही फॉर्मूले आपको अभी समझ में आ रहे होंगे जो आप पढ़ चुके हो। अभी जो 11th में जो आप पढ़ोगे, 12th में जो आप पढ़ोगे, वो धीरे धीरे बेटा जान जाओगे कि क्या होता है और किसके लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। बस अभी फिलहाल आप डायमेंशन को समझिए कि डायमेंशन हम असल में निकाल कैसे रहे, ठीक है। तो अब जरा देखिए इलेक्ट्रिक पावर बराबर कितना आ गया, I²R। अब I क्या है बेटा, करंट। तो करंट के लिए हम क्या लगाते हैं, A, तो A का स्क्वायर आ गया। रेजिस्टेंस की अभी अभी निकाली है बेटा हमने, ये रही देखो, रेजिस्टेंस की अभी निकाली है, एम एल टू टी माइनस 3 A माइनस 2, तो एम एल टू टी माइनस 3 और A माइनस, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, जरा देखो, अब यहां से देख पा रहे हो तो इससे तो ये यहीं से कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा, एम एल टू टी माइनस -3। तो ये हमारी किसकी डायमेंशन आ गई, पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की, ठीक है। अब देखिए बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक डाइपोल म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू बराबर क्या होता है बेटा, एन आई और ए,
अब n यहाँ पर बेटा कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है कांस्टेंट नंबर ऑफ टर्न्स, तो म्यू बराबर क्या बचेगा बेटा आई के लिए हम अगर फॉर्मूला डायमेंशन बोले तो क्या है हमारी करंट कैपिटल ए, और ए हमारा क्या है बेटा ए हमारा एरिया, एरिया की डायमेंशन क्या होती थी एल स्क्वायर, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा ए एल टू, क्या हो जाएगी ए एल टू। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंडक्टेंस। याद करो क्लास 10th में ओम्स लॉ पढ़ रहे थे बेटा आप, ग्राफ बनाया था रेजिस्टेंस का आपने, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस का जो रिवर्स था उसी को हम क्या बोलते थे कंडक्टेंस बोलते थे। तो यहाँ पर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन में रेजिस्टेंस, 1 अपॉन में रेजिस्टेंस। तो जरा देखिए 1 अपॉन रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या आती है बेटा, अभी हमने लिखी है यहाँ पे ये रही एम एल टू टी माइनस 3 और ए माइनस 2। अब इसको ऊपर कर दोगे रिवर्स कर दो बेटा, m प्लस का 1 है माइनस का 1 हो जाएगा, l प्लस का 2 है माइनस का 2 हो जाएगा, t माइनस का 3 है t प्लस का 3 हो जाएगा, और a माइनस का 2 है ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन किसकी आ गई बेटा कंडक्टेंस की। ठीक है, तो अभी आपने बेटा डायमेंशंस पढ़ी और उम्मीद है आपको ये डायमेंशन समझ में आ गई होंगी। हम बेसिक से लेकर एडवांस तक इतनी हमने डायमेंशन करी, किस तरीके से करनी है ये आप बेटा एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए स्टार्टिंग से लेकर, तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि हम किसके लिए किस तरीके के फॉर्मूले के लिए कैसे डायमेंशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज याद रखना बेटा कि डायमेंशंस को निकालने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो बेटा आप डायमेंशंस को नहीं निकाल पाओगे, तो फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप सबसे पहले फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब जरा देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अभी तक हमने डायमेंशन निकालना सीखी, अब उस डायमेंशन को हम क्यों निकालते हैं, उसकी क्या एप्लीकेशन है, अब हम वो सीखने वाले। ठीक है, तो अब जरा देखिए बेटा, आपके सामने सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अब हम अपने जो अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, उनको चेक करेंगे बेटा कि डायमेंशनली वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, अब डायमेंशनली किस तरीके से चेक करेंगे जरा देखिए। अब आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है बेटा S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है, तो S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं बेटा यहाँ पर कि यहाँ पर इंडिविजुअल जो क्वांटिटीज हैं यानी इंडिविजुअल जो टर्म है वो कितने हैं। एक यहाँ पर S है, दूसरा यूटी है, और तीसरा क्या है बेटा हाफ एटी स्क्वायर। तो अगर बेटा मेरा LHS और RHS इक्वल आ जाता है, इसका मतलब कि मेरा फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है बेटा करेक्ट है। अगर मेरा LHS और RHS इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब कि डायमेंशन हमने क्या रखी है बेटा, वो हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा डायमेंशनली गलत है। ठीक है, अब जरा देखिए कैसे, एग्जांपल देखेंगे ऐसे। अब ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की हमारी डायमेंशन क्या होती है बेटा L, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है लेंथ ही है ना बेटा। आगे ut, अब u क्या है बेटा हमारी, u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल फाइनल से कोई मतलब नहीं है, तो वेलोसिटी ना बेटा, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा lt माइनस 1, यूनिट नहीं सॉरी डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है lt माइनस 1, और टाइम की क्या हो जाएगी बेटा t, टाइम की क्या हो जाएगी t प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब जरा देखो बेटा 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसकी डायमेंशन को नहीं लिखेंगे, क्या बचेगा हमारा a। एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस 2, अब टी स्क्वायर, टी क्या है बेटा टाइम, तो टाइम का। ठीक है, तो अब जरा देखो बेटा टी की पावर -1 टी की पावर +1 ये कैंसिल, टी की पावर -2 टी की पावर +2 ये कैंसिल, क्या बचा बेटा एल इक्वल्स टू ये भी एल और ये भी। ठीक है, तो जरा देखो बेटा, अब यहां से हमें पता लग गया, अगर इसको आप आगे भी सॉल्व करोगे तो एल बराबर क्या आ जाएगा ये 2l, तो कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, तो LHS हमारा किसके बराबर आ गया बेटा RHS। ठीक है, अब यहाँ पे LHS और RHS इक्वल आ गए, तो हमें यहाँ ये पता लग गया बेटा कि हमारा ये जो फॉर्मूला है वो क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो डायमेंशन अगर बेटा इक्वल आ जाती है हमारे हर एक टर्म की, अब देखो जैसे S की क्या आई बेटा L, UT की भी क्या आई L, और हाफ एटी स्क्वायर की भी क्या आई L, तो जब तीनों की डायमेंशन सेम आएगी इसका मतलब कि फॉर्मूले के अंदर यूज होने वाले जितने भी टर्म्स हैं सबके सब क्या हैं करेक्ट है, सबके सब क्या हैं करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से LHS और RHS हमारा इक्वल आ गया, तो यानी ये फॉर्मूला यानी S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्या है बेटा करेक्ट है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
टॉर्क इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको चेक करेंगे बेटा, जरा देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स की डायमेंशन आप निकाल चुके हो एम एल टी माइनस 2 और डिस्टेंस की क्या हो जाएगी बेटा एल, इक्वल्स टू में क्या बचा 1/2, मास क्या होती है बेटा एम और वेलोसिटी की क्या होती है एल टी माइनस 1, क्या होती है बेटा एल टी माइनस 1 का इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए बेटा यहां पर एम एल 2 और टी माइनस 2, यहां से डायमेंशन क्या आ गई एम एल 2 टी माइनस 2। आगे राइट साइड में देखिए बेटा कि यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट टर्म है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, यहां से क्या बचेगा बेटा एम एल 2 टी माइनस स्क्वायर कर देंगे तो क्या बचा एम एल 2 टी माइनस 2। ठीक है, तो यहां से हमें पता लग गया बेटा कि यहां पर भी दोनों तरफ LHS और RHS क्या आ रहे हैं इक्वल, तो ये डायमेंशनली ये फॉर्मूला क्या है करेक्ट है, डायमेंशनली ये फॉर्मूला क्या है बेटा करेक्ट। तो LHS इक्वल्स टू RH RH, ठीक है, डायमेंशनली क्या है ये फॉर्मूला करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा 2v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब यहाँ पर v हमारी क्या है बेटा फाइनल वेलोसिटी, u क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन अब वेलोसिटी है ना बेटा तो वेलोसिटी की यूनिट डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस 1, तो इसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल्स टू यू भी क्या है बेटा हमारी वेलोसिटी यानी एल टी माइनस 1, दोनों का क्या आ गया बेटा होल स्क्वायर। अब आगे क्या बचा प्लस 2 हमारा कांस्टेंट है कोई डायमेंशन नहीं, एक्सेलरेशन की क्या होती है एल टी माइनस 2 और डिस्टेंस की एल। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा बेटा ये L2 और t की पावर माइनस 2, तो ये लेफ्ट साइड की डायमेंशन आ गई। अब राइट साइड की क्या होगी बेटा जरा देखो L2 t माइनस 2, ये भी सेम आ गई। ठीक है, अब इसको देखते हैं आगे L2 और t माइनस, ठीक है, तो यानी इसके अंदर 1 2 और 3 टर्म यूज हो रहे हैं बेटा और तीनों टर्म की जो डायमेंशन है वो क्या आ रही है सेम आ रही है। ठीक है, तो किसी भी फॉर्मूले के अंदर जितने भी टर्म यूज होते हैं और उन टर्म्स की जब डायमेंशन सेम आ जाए तो बेटा इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलेंगे इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, याद रखना बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एग्जाम में पूछ लेता है, तो अगर किसी फॉर्मूले के अंदर जितने भी टर्म यूज हो रहे हैं उन सारे टर्म्स की डायमेंशन क्या होनी चाहिए बेटा सेम होनी चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए, तभी उसे हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बेसिकली अब यहाँ पर गौर करना बेटा, अब यहाँ पर तीनों टर्म्स की जो डायमेंशन है वो क्या है सेम, डायमेंशन क्या है सेम, तो डायमेंशनली तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, लेकिन अगर हम ढंग से इस फॉर्मूले को देखें बेटा तो ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या होता है बेटा हमारा करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो जरा देखो बेटा ये यहाँ से आपको ये और पता लग सकता है कि डायमेंशनल एनालिसिस की ये एक क्या है डीमेरिट है, यानी लिमिटेशन है कि डायमेंशन जरूरी नहीं है कि हर बार आपको बता पाए कि फॉर्मूला करेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ऐसा ही हुआ है कि डायमेंशन तो सेम आ रही है, डायमेंशन तो सेम आ रही है, डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन असल में ये फॉर्मूला बेटा हमारा गलत है। यहाँ पर 2 नहीं आएगा, कांस्टेंट टर्म की हमारी डायमेंशंस को फॉर्मूला नहीं पता। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस के तौर पे भी समझ लेना कि डायमेंशन एनालिसिस की क्या है लिमिटेशंस होती है, जो कि बेटा ये बताती है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है वो असल में भी करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन। अब इससे पहले आपको याद हो तो हमने कन्वर्जन पढ़ रखा है बेटा। ठीक है, अब हमने कन्वर्जन पढ़ रखा था बेसिक का, अब यहाँ पर हम दूसरे फॉर्मूले से क्या करेंगे कन्वर्जन को पढ़ेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखो बेटा यहाँ पर बोला है कन्वर्ट 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू सीजीएस, तो सीजीएस सिस्टम में आपको बदलना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो न्यूटन और मीटर स्क्वायर इनकी क्या पता होनी चाहिए बेटा आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं बेटा, इनकी डायमेंशन को चेक करते हैं। न्यूटन, अब न्यूटन किसकी यूनिट होती है बेटा फोर्स की, तो इसका मतलब कि ये न्यूटन जो यूनिट है वो किसकी है फोर्स की, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2।
अपॉन में क्या है बेटा मीटर स्क्वायर। अब मीटर यानी डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस की क्या होगी एल, एल, ठीक है। तो एक एल से एक एल कट गया, क्या बचेगा बेटा हमारे पास एम, एल ऊपर जाएगा -1 और टी माइनस एम, एल -1 टी -2। तो यहाँ पे हमने बेटा डायमेंशन निकाल ली। अब इसी डायमेंशन को हमें किसमें चेंज करना है बेटा सीजीएस, ठीक है, किसमें चेंज करना है सीजीएस में। तो यहाँ पर अब आप n1 को क्या कंसीडर करोगे बेटा 1 न्यूटन मीटर की पावर -2, मैंने अपॉन से ऊपर ले लिया -2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा n1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं बेटा, इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, क्योंकि इन डायमेंशंस के अंदर, इन कन्वर्जन के अंदर आपको वो फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो n2 बराबर n1 अपॉन में फॉर्मूले पे ध्यान देना बेटा, n2 इक्वल्स टू n1 अपॉन में क्या आएगा बेटा m1, क्या आएगा m1, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा m की पावर x, ठीक है। आगे L1 अपॉन L2 की पावर y, T1 अपॉन T2 की पावर z, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो बेटा, इस फॉर्मूले को आप भूलना नहीं है आपको, ये बहुत काम में आने वाला है आपका ये इन कन्वर्जन के लिए। फॉर्मूला क्या बना बेटा हमारा n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर x, L1 अपॉन L2 की पावर y और T1 अपॉन T2 की पावर z, ठीक है। तो अब जरा देखिए बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, n2 इक्वल्स टू n1 कितना है बेटा 1, यहाँ पे रख दिया हमने 1 अपॉन, अब यहाँ पर m किसको नोट करता है बेटा मास को, तो आपको यहाँ पर मास किसमें सीजीएस में जो सॉरी एसआई यूनिट में मास किसमें मेजर करते हो आप केजी में, ठीक है। तो ये याद रखना बेटा कि जिससे आप कन्वर्ट कर रहे हो वो ऊपर आएगा और जिस में कन्वर्ट कर रहे हो वो कहाँ आएगा नीचे, ठीक है। तो जिससे कर रहे हो यानी एसआई सिस्टम से कर रहे हो, तो एसआई सिस्टम के अंदर मास किसमें नापा जाता है बेटा केजी के अंदर, ठीक है। आप केजी को सीजीएस में कर रहे हो तो सीजीएस के अंदर हमारा जो मास होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्राम, इसमें हो जाएगा ग्राम। पावर अभी हम बात करेंगे, तो जरा देखो अब यहाँ पर लेंथ, लेंथ किसमें ली जाती है बेटा मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ कितनी आ जाएगी मीटर, और नीचे सीजीएस सिस्टम में लेंथ किसमें आएगी सेंटीमीटर। अब टाइम तो बेटा सेम रहता है सेकंड, तो यहाँ पर भी सेकंड आ जाएगा और अपॉन में भी क्या आ जाएगा सेकंड, ठीक है। अब जरा देखिए बेटा ये जो अभी हमने डायमेंशन निकाली थी ना, इसका यूज करेंगे। m के ऊपर पावर कितनी है 1, m के ऊपर पावर कितनी है 1। तो अब जरा देखो बेटा यहाँ पर भी m के ऊपर यानी ये m वाला जो टर्म है मास वाला टर्म, इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 1, तो यानी x की पावर कितनी हो गई 1। L के ऊपर कितना है बेटा -1, इसके ऊपर कितनी आ जाएगी -1, और सेकंड के ऊपर कितनी है बेटा -2, तो यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी -2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा सेकंड वाला टर्म कट जाएगा क्योंकि सेम है, सेकंड आपकी किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज नहीं होती, तो यहाँ पर सेकंड वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, जरा देखो n2 बराबर 1 अपॉन में ब्रैकेट में सॉरी केजी। अब केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा बेटा 1000 ग्राम, और अपॉन में ग्राम, पावर कितनी है बेटा 1। आगे देखिए मीटर को सेंटीमीटर में करोगे कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, और अपॉन में सेंटीमीटर, पावर कितनी है बेटा माइनस का 1, ठीक है। अगर देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो n2 बराबर क्या बचा बेटा 1000, ठीक है, इनटू अभी 100 की पावर -1 है, नीचे ले जाऊंगा तो 100 की पावर कैसी हो जाएगी बेटा +1, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा बेटा n2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, n2 की वैल्यू कितनी आ गई, n2 की वैल्यू 10, ठीक है। तो मैं यहां से इस स्टेटमेंट को कैसे लिख सकता हूं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10, अब न्यूटन किसमें बदलता है बेटा टाइम में, किसमें बदलता है सीजीएस में टाइम, अपॉन में सेंटीमीटर। तो हमारा टर्म क्या आ गया बेटा, क्या आ गया हमारा आंसर 10, आंसर कितना आ गया बेटा हमारा 10, ठीक है। नेक्स्ट और करते हैं बेटा एक बार और देखते हैं 10 की पावर 6 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू एसआई सिस्टम। इस बार बेटा आपको ये जो टर्म है किसमें दे रखा है सीजीएस में, और किसमें कन्वर्ट करना है आपको एसआई, ठीक है। तो सबसे पहले वही करेंगे हम, क्या निकालेंगे बेटा इनकी डायमेंशंस निकालेंगे। अब देखो डाइन, अभी मैंने बोला कि न्यूटन हमारी फोर्स की ही यूनिट है लेकिन किसमें बेटा एसआई सिस्टम में, और डाइन भी हमारी फोर्स की ही यूनिट है लेकिन किसमें सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। तो ये कुछ और नहीं, डाइन हमारा क्या है बेटा फोर्स ही है। तो फोर्स की यूनिट डायमेंशन क्या होती है एम एल टी माइनस। अब सेंटीमीटर क्या है बेटा, सेंटीमीटर हमारा क्या है लेंथ ही 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा एल, ठीक है।
तो एक एल से एक एल कटा, क्या बचेगा एम एल माइनस वन और टी माइनस एम एल माइनस वन और टी माइनस। ठीक, अब फिर से बेटा आ जाओ जरा देखो, अब फिर से हम क्या करेंगे, एन वन कितना हो जाएगा बेटा हमारा 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो बेटा, फिर से फॉर्मूला क्या है हमारा, एन टू बराबर एन वन ब्रैकेट में एम वन अपॉन एम टू की पावर एक्स, एल वन अपॉन एल टू की पावर वाई, टी वन अपॉन टी टू की पावर जेड। ठीक है, तो हमने फिर से फॉर्मूला लगा दिया बेटा। अब यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर क्या करते जाओ भाई, सीजीएस से आप क्या करोगे, एसआई में कन्वर्ट। ठीक है, तो अब जरा देखो बेटा, एन टू इक्वल्स टू एन वन कितना है बेटा, 10 की पावर 6, कितना है 10 की पावर 6। ठीक है, अब इस बार बेटा सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सीजीएस वाला टर्म कहाँ आएगा, ऊपर। तो सीजीएस के अंदर, सीजीएस सिस्टम के अंदर मास किस में कैलकुलेट होता है, ग्राम, तो ऊपर क्या लिख देंगे बेटा, ग्राम। और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम में, तो एसआई के लिए हम क्या करेंगे नीचे, तो ये किस में होता है बेटा, केजी। ठीक है, अपॉन लेंथ, लेंथ बेटा हमारी सीजीएस के अंदर किस में होती है, सेंटीमीटर में, और एसआई के अंदर मीटर में, और टाइम तो हमारा रहता ही है सेकंड, और अपॉन में सेकंड। पावर देखो बेटा, मास के ऊपर पावर कितनी है, 1, कुछ नहीं है तो 1, पावर कितनी आ जाएगी 1। लेंथ के ऊपर पावर कितनी है, -1, तो पावर कितनी आ जाएगी -1। और टाइम के ऊपर कितनी है, -2, लेकिन टाइम का टर्म यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचेगा बेटा हमारा, n2 बराबर 10 की पावर 6, और जरा देखिए बेटा ग्राम एज इट इज, अपॉन में केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा, 1000 ग्राम की पावर 1। सेंटीमीटर और मीटर को चेंज कर लेना बेटा, सेंटीमीटर अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर पावर -1। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो देखिए बेटा आगे क्या आएगा हमारा टर्म, n2 बराबर 10 की पावर 6, n2 बराबर 10 की पावर 6, नीचे 1/1000, और क्या बचा बेटा 1/100 की पावर -1 और इसकी पावर 1। तो n2 इक्वल्स टू 10 की पावर 6 अपॉन में ये हो जाएगा बेटा 1/1000। ठीक है, अब इसको आप चेंज करोगे -1 पावर को, तो प्लस में जाएगी, तो ऊपर क्या बन जाएगा बेटा ये 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा बेटा 10 की पावर और 1 जीरो से ये कटा, तो ये पावर कितनी बची 5, तो 10 की पावर 5। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 की पावर 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 10 की पावर 6 टाइम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 की पावर 5। अब एसआई में बेटा टाइम को किसमें चेंज कर देते हैं हम, न्यूटन के अंदर, किसके अंदर, न्यूटन। तो न्यूटन पर मीटर, यहां से ये आपका क्या आ गया, क्लियर है बेटा। आई होप आपको ये कुछ इस तरीके के कन्वर्जन समझ में आ रहे होंगे। पहले वाले मेथड से करे थे उससे भी आप कर सकते हो, इस वाले मेथड से करना चाहो तो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, किसी से भी कर सकते हो, जो आपको समझ में आ जाए बस, लेकिन आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे बेटा। आगे देखो 1 जूल इंटू सीजीएस। अब 1 जूल, अब जूल क्या होती है बेटा, एसआई यूनिट होती है हमारी। ठीक है, यानी हमें एसआई को किसमें बदलना है, सीजीएस में बदलना है। ठीक है, अब याद करो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जूल बराबर क्या होता है बेटा, जूल क्या है, एनर्जी। जूल किसकी एसआई यूनिट होती है, एनर्जी की, और एनर्जी ही हमारी किसके बराबर होती है बेटा, वर्क डन की। तो यहाँ पर हम वर्क डन को कंसीडर कर सकते हैं, जूल की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, वर्क डन। ठीक है, अब वर्क डन की बेटा वो क्या होती है हमारी, डायमेंशन ml2t-2। हम पीछे निकाल चुके हैं, एक बार आप देख लेना वीडियो में रिवर्स जाकर किस तरीके से हमने वर्क डन की डायमेंशन को निकाला था। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, ml2t-2। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं फिर से, n1 कितना आ जाएगा बेटा, 1 जूल। ठीक है, फॉर्मूला लिखो बेटा, n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर x, l1 अपॉन l2 की पावर y, और t1 अपॉन t2 की पावर z। ठीक है, तो n2 बराबर कितना आएगा, n1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, m1। अब यहां पर देखो SI से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, CGS में। अब SI में मास केजी और CGS में ग्राम। L1 यानी लेंथ किस में आएगी, मीटर में SI में, और CGS में किस में आ जाएगी बेटा, सेंटीमीटर। और टाइम हमारा सेम रिमेन रहता ही है, सेकंड का
सेकेंड। अब पावर देखो बेटा, मास वाले टर्म के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर पावर 1, लेंथ वाले टर्म के ऊपर 2, 2, टाइम के ऊपर -2, ये तो टर्म हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचा बेटा, n2 बराबर 1। अब केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे, ये कितना आ जाएगा 1000 ग्राम, और अपॉन में इधर भी ग्राम, पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, अपॉन में क्या बचेगा बेटा, सेंटीमीटर, पावर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब आगे देखिए क्या होगा, n2 बराबर 1, ठीक है, तो अंदर क्या बचा बेटा 1000, और इस वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, अब स्क्वायर है 100 का स्क्वायर तो 1, 1 2 3 4, 4, तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, जरा देखो, 4 5 6 7, 10 की पावर 7, कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 7, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7। अब देखो, जूल को बेटा अगर आप सीरियस में लिखोगे तो इसको बोलते हैं हम अक्स, क्या बोलेंगे, अक्स, ठीक है। तो 1 जूल के अंदर कितने अक्स होते हैं, 10 की पावर 7 अक्स, ठीक है। तो चलिए बेटा देखते हैं अपनी अगली एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस की, थर्ड एप्लीकेशन, ड्राइविंग रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेसिकली बेटा इस एप्लीकेशन के अंदर आप क्या करोगे, जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनसे फॉर्मूलों को क्या करोगे, डिराइव करोगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आपकी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जरा देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपसे आएंगे और किस तरह आप फॉर्मूलों को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इफ पावर इज एन मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन फोर्स एंड वेलोसिटी। जो पावर है वो किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, फोर्स पे और वेलोसिटी पे। तो डिराइव फॉर्मूला फोर्स डायमेंशनली, तो डायमेंशनली हमें क्या करना है बेटा, फॉर्मूले को डिराइव करना है। जरा देखो, अब यहां पर मैं एक रिलेशन लिखूंगा बेटा कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर एक्स और v की पावर y, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों लिखा बेटा, क्योंकि अभी मैं फॉर्मूले को क्या कर रहा हूँ, डिराइव कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि पावर जो है फोर्स के और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी, या फोर्स की जो पावर है वो कितनी आएगी, या वेलोसिटी की पावर है कितनी आएगी, अभी मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूँ बेटा, अभी मैं फॉर्मूले को डिराइव करूंगा। तो बस मैंने यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट मान लिया है कि पावर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के पावर x के और वेलोसिटी की पावर y, ठीक है। तो अब जरा देखो बेटा, जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो क्या आता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर क्या आ जाएगा, k, कांस्टेंट। तो यहाँ पर f की पावर x और v की पावर y, ठीक है, f की पावर x और v की पावर y। अब जरा देखो, डायमेंशनल एनालिसिस की अगर आपको याद हो तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने क्या पढ़ा था बेटा, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसमें क्या बोला था कि फॉर्मूले के अंदर यूज होने वाले जितने भी टर्म्स होंगे सबकी डायमेंशन क्या होगी, सेम। अगर उन सबकी डायमेंशन सेम है इसका मतलब वो क्या है, फॉर्मूला करेक्ट है। और लास्ट में हमारा कंक्लूजन क्या आता था कि एलएचएस और आरएचएस दोनों के दोनों क्या आते थे, इक्वल आते थे। तो ऐसा ही बेटा यहाँ समझो कि जब एलएचएस और आरएचएस अगर इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब मैं यहाँ से फॉर्मूले को क्या कर सकता हूँ, डिराइव कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला मेरा कैसा होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो हम यही लाइन लिखेंगे बेटा, इफ our formula is correct then LHS equals to RHS, ठीक है। देखो LHS और RHS को इक्वल कर कर हम x और y की वैल्यू निकालेंगे बेटा, और हम देखो किस तरीके से फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो जरा देखो बेटा, लेफ्ट साइड में क्या है, पावर, ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है, पावर। इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इसको मान लेता हूं इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में बेटा क्या दे रखा है, पावर। पावर की हमारी डायमेंशन क्या होती है बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम, इक्वल्स टू कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा हमारा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन की पावर x, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। तो डायमेंशन रखते हैं बेटा। अब डायमेंशन वर्क डन की क्या होती है, ml2t-2, और नीचे से टाइम ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ml2t-3। तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन कितनी आ गई मेरी, ml2t-3। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब जरा देखो ये क्या है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या थी, mlt-2 का
पावर x, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी, एल टी माइनस वन की पावर y, पावर y, ठीक है। अब जरा देखिए बेटा, अब जरा देखिए आगे सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या बचा बेटा हमारा, लेफ्ट साइड में m एल टू टी माइनस थ्री इक्वल्स टू अब राइट साइड में देखना, अब ये जो पावर x है ना बेटा, सबके अंदर क्या कर देंगे इसका मल्टीप्लाई, तो m की पावर x, l की पावर x और t की पावर माइनस का 2x। ऐसे ही सेम इसके साथ करेंगे, l की पावर y और t की पावर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, m l टू t माइनस थ्री इक्वल्स टू। अब जरा देखो बेटा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, ये हम सभी को पता है। तो अब जरा देखो यहाँ पर m वाला एक ही टर्म है, तो इसको सेम एज इट इज लिख दो, m की पावर x। अब यहाँ पर देखो l की पावर x और l की पावर y, क्या हो जाएगा बेटा, l की पावर x प्लस y, t की पावर माइनस टू एक्स और t की पावर माइनस वाई, तो क्या आ जाएगा बेटा, t की पावर माइनस टू एक्स और माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर आप पावर्स को क्या कर दो बेटा, कंपेयर कर दो, LHS के और RHS की पावर को क्या कर दोगे, कंपेयर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, यहाँ पर m की पावर कितनी है 1, यहाँ के m की पावर कितनी है x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, या लेके लेना चाहो तो कंपेयरिंग द पावर, कंपेयरिंग द पावर्स, कितना आ जाएगा बेटा, x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब जरा देखो L को इक्वल रखो बेटा, L की पावर कितनी है x प्लस वाई इक्वल्स टू इस साइड कितनी है 2, तो x की वैल्यू हमने 1 निकाल ली, तो यहाँ से y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बेटा 2 माइनस 1, तो यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और y की वैल्यू भी, ठीक है। अब जरा देखो x और y की वैल्यू को क्या करो बेटा, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में क्या कर दो, पुट कर दो, ठीक है। जरा देखो पुट x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इन इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा बेटा, पावर इक्वल्स टू k, f की पावर कितनी है बेटा x, तो x की वैल्यू 1, तो f एज इट इज f की पावर 1 और b की पावर भी 1, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना बेटा, p बराबर k f, यहाँ से क्या बन गया बेटा, p बराबर k f, ठीक है। तो ये आपका एक पावर का फॉर्मूला बन गया। तो हमें यहाँ से ये पता लग गया बेटा कि पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फोर्स के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वेलोसिटी के, ठीक है। तो ये भी एक पावर का फॉर्मूला होता है जो कि हमने किसकी मदद से निकाला बेटा, डायमेंशन की मदद से निकाला, और यही आपकी एप्लीकेशन थर्ड होती है हमारी डायमेंशनल एनालिसिस की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे इसका, जरा देखिए बेटा, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर v, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है बेटा हमारी v, और प्रेशर कितना दे रखा है P, और डेंसिटी ऑफ एयर कितनी दे रखी है T, आर रिलेटेड। अच्छा देखो जरा बेटा, फॉर्मूला आपको दे रखा है, फॉर्मूला क्या दे रखा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर x और T की पावर y, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, अब यहाँ पर x की और y की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू निकालोगे, फिर से वही मेथड जो अभी हमने पिछले उसमें किया था, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो, क्या आ जाएगा बेटा k, p की पावर x और d की पावर y, ठीक है। तो इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1, इसको क्या मान लेंगे बेटा, इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करो, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की डायमेंशंस को निकालो बेटा। अब लेफ्ट साइड में क्या है बेटा हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, के हमारा कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होगी, पी हमारा क्या दे रखा है बेटा, प्रेशर। अब प्रेशर क्या था बेटा, फॉर्मूला याद करो, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया, मैं साइड में निकाल दे रहा हूं, प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स की यूनिट थी एम एल टी माइनस 2 और एरिया की क्या थी बेटा एल स्क्वायर, एक एल से एक एल घटा, क्या बचा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये किसकी आ गई बेटा हमारी, प्रेशर की। तो प्रेशर की जगह पे लिख सकता हूं एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 की पावर एक्स, और डी हमारी क्या है बेटा, डी हमारी डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी के लिए भी हम निकाल चुके हैं, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की m और वॉल्यूम की क्या थी बेटा एल क्यूब, तो यहां से निकल जाएगी एम एल माइनस 3, ठीक है।
तो डेंसिटी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, एम एल माइनस 3 की पावर वाई। अब पावर्स का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये हो जाएगा एल टी माइनस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से एम की पावर एक्स, एल की पावर माइनस एक्स और टी की पावर माइनस 2x। और इधर आ जाओ तो एम की पावर वाई, एम की पावर वाई और एल की पावर माइनस, ठीक है। तो यहाँ से एल टी माइनस 1, अब देखो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी बेटा, फिर से ऐड हो जाएंगी। तो m की पावर कितनी हो गई, x प्लस वाई, m की पावर कितनी है बेटा, x प्लस वाई। l की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का x और माइनस का 3y। और t की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, t की पावर हो जाएगी माइनस का 2x, कितनी हो जाएगी, माइनस का 2x, ठीक है। अब जरा देखो, अब जरा देखो बेटा आगे, अब कंपेयर करो जरा। अब m के साथ तो कोई टर्म नहीं है, t है, यहाँ पर t है, तो t के ऊपर पावर कितनी है बेटा, माइनस 2x, तो माइनस 2x पहले लिख लेते हैं, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग पावर्स, कंपेयरिंग पावर्स, ठीक है। तो t की पावर कितनी है बेटा, माइनस का 2x और इस साइड माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, अब यहां पर हम निकाल दें x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है बेटा, m, m के बराबर कुछ भी नहीं है, तो क्या बचेगा हमारा, अब यहाँ पर m 0 है बेटा, हमारा कितना है 0, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2 और y बराबर 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस का 1/, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ गई बेटा x की और y की, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो आपसे पूछा है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बट हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं बेटा, डिराइव करके देख लेते हैं कि फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, ठीक है। तो रखो जरा बेटा इसमें इक्वेशन 1 में पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x और y को किस में पुट कर दिया बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो जरा देखो पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, b बराबर k p की पावर x है बेटा, तो p की पावर कितनी हो गई 1/2 और d की पावर कितनी है y, यानी माइनस का 1/, ठीक है। तो v बराबर k, अब पावर 1/2 होती है तो बेटा इसको मैं अंडर रूट में लिख सकता हूँ, तो अंडर रूट p, ठीक है। और माइनस 1/2 को नीचे ले जाऊंगा तो इसको लिख सकता हूँ अपॉन में अंडर रूट, तो v की फॉर्मूले यहाँ से क्या आ गया बेटा, अंडर रूट में v अपॉन, क्या आ गया बेटा हमारा फॉर्मूला आ गया किसके लिए, इस कंडीशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप थर्ड एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो और डायमेंशन की मदद से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूलों को निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट लाइक 1, 2, पाई और e इन अ फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने बेटा इतनी सारी डायमेंशंस निकाली, क्या उसमें हमने कहीं भी कांस्टेंट टर्म की डायमेंशन निकाली, नहीं, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है कि आप कभी भी कांस्टेंट टर्म की कभी भी डायमेंशन को नहीं निकाल सकते, और उसकी लिमिटेशंस की वजह से हमारे फॉर्मूले कई बार क्या होते हैं, गलत होते हैं, ठीक है। और फॉर्मूले गलत होते हैं लेकिन फिर भी उनकी डायमेंशन क्या आती है, सेम आती है। तो इसकी एक लिमिटेशन है, यानी डायमेंशन की वजह से आप नहीं पता लगा सकते कि किस फॉर्मूले के अंदर कौन सा कांस्टेंट टर्म जाता है, ठीक है। सेकंड है बेटा हमारी कि डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट डिटरमाइन इफ अ क्वांटिटी इज अ वेक्टर और स्केलर। तो डायमेंशन को देख के आप नहीं पता लगा सकते बेटा कि जो फॉर्मूला है हमारा, जो क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बेटा MLT-2, अब ये मैंने एक डायमेंशन लिख दी, क्या आप इस डायमेंशन को देख के बता पाओगे कि स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, नहीं। अब इस डायमेंशन को देख के बेटा आप कभी नहीं बता पाओगे कि आपकी स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। थर्ड देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस इज नॉट सुइटेबल फॉर एनालाइजिंग इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, इनकी आप डायमेंशंस को नहीं निकाल सकते, डायमेंशनल एनालिसिस इन पे वर्क नहीं करती, तो ये भी एक डिमेरिट है। फोर्थ देखिए बेटा, डायमेंशनल एनालिसिस इज जनरली नॉट सुइटेबल फॉर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, यानी बेटा जब 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी फॉर्मूले के अंदर यूज होने लग जाए तो वहां पर बेटा आपकी डायमेंशनल एनालिसिस क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, वहां पर प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती।
तो अभी जितनी भी डायमेंशन आपने पढ़ी, जितनी भी आपने फॉर्मूले पढ़े बेटा, सबके अंदर आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हो रही थी वो सिर्फ 3 हो रही थी। कौन कौन सी? मास, लेंथ और टाइम। और मास, लेंथ और टाइम के अलावा अगर कोई अदर क्वांटिटी यूज होती है तो वहां पर आपकी डायमेंशनल एनालिसिस वर्क नहीं करती, यानी ये एक लिमिटेशन है कि आप उसकी डायमेंशंस को नहीं निकाल सकते। ठीक है, लास्ट देखिए बेटा, मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव द सेम डायमेंशंस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक क्वांटिटी बेस्ड ऑन इट्स डायमेंशन अलोन। ठीक है, अभी जो हमने बेटा अभी फर्स्ट वाली एप्लीकेशन जो करी थी कि मल्टीपल क्वांटिटीज की आपकी डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। तो जिससे आप पता नहीं लगा सकते सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन की मदद से ये किसका फॉर्मूला। जैसे कि अभी हमने देखा था एनर्जी और वर्क डन। ठीक है, अब एनर्जी और वर्क डन की बात करें तो एनर्जी की यूनिट भी यही होती है बेटा, ml2t-2, और वर्क डन की भी क्या होती है बेटा, ml2t-2। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन की बात करूं तो मैं देखकर नहीं बता सकता कि यहाँ पर जो बात एनर्जी की हो रही है या फिर वर्क डन की हो रही है। ठीक है, तो आप डायमेंशन को देख के कभी भी नहीं बता सकते कि वो कौन सी क्वांटिटी है। तो ये भी क्या है बेटा, हमारी एक लिमिटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा अपने टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है बेटा हमारा रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं जरा समझिए। आपकी कैलकुलेशंस के अंदर जो टर्म्स यूज करे जाएं, जो वैल्यूज आपकी सिग्निफिकेंट हो, जरूरी हो, वही हमारे क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। ठीक है, तो हम यही देखेंगे बेटा कि किस वैल्यू की हमारी कितनी वैल्यू है, कौन सा सिग्निफिकेंट है और कौन सा कैलकुलेशन के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। तो उसके लिए कुछ जो रूल्स होते हैं बेटा, उन रूल्स को देखिएगा। सबसे पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, कि अगर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज की बात करूं, एग्जांपल देखो बेटा 2 4 5, यहां पर मैंने एक नंबर लिख दिया 2 4 5, ये सारे के सारे जो नंबर लिखे हैं मैंने, ये कैसे हैं, नॉन जीरो। ठीक है, तो नॉन जीरो जितने भी आपके नंबर्स होंगे वो सबके सब कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट। यानी यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट नंबर जो बना हमारा, सिग्निफिकेंट जो फिगर बना वो कितने का बना, 3 का। कितने नंबर है जरा देखो, कितने का बन गया बेटा, 3 का। नंबर देखो बेटा 1 2 और 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 3। और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया बेटा 2.04। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा 1 2 3। ठीक है, अच्छा अब ये नॉन जीरो की बात कर रहे हैं, ये वाला आगे पढ़ेंगे, तो नॉन जीरो के लिए भी हम 2.45 कुछ ऐसा लिखेंगे। ठीक है, 456 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा नॉन जीरो टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटा हमारे, 4। कितने हो गए, 4। तो जितने भी आपके नॉन जीरो वैल्यूज होंगे सबके सब आपकी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए बेटा, zeros that fall between नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। अगर बेटा किसी भी नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में अगर जीरो आ जाता है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर होगा। तो यहाँ पर देखो बेटा 1 2 और 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3। कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। कितने हो गए, 3। ठीक है, जैसे कि और देखो बेटा, यहाँ पर देखो 8 0 0 5 0 9। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीरो है ना बेटा, ये आपके नॉन जीरो वैल्यूज के अंदर है। ठीक है, अब अंदर होंगी तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए जरा देखो, 1 2 3 4 5 6। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा, 6। कितने हो गए, 6। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लीडिंग zeros to the left of the first non zero digit are not significant। अगर बेटा मैं किसी भी नॉन जीरो वैल्यू से पहले जीरो लगा दूं तो वो हमारे कैसे होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल 0 0 0 0 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म लिखा मैंने, नंबर लिखा 0 0 0 0 5 6 7। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा, तो देखो किसी भी नॉन जीरो से पहले अगर आपके जीरो लगे हैं तो वो आपके काउंट नहीं होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 और 3। कितने हो गए बेटा, 3। ठीक है, ऐसे ही जरा देखो बेटा 0.000159 6। कितने हो गए इसमें, 1 2 3 और 4। 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हो गए बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, फोर्थ वाले पे आ जाओ बेटा, ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द विद नो डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, अगर राइट में, अगर राइट साइड में नॉन जीरो वैल्यू के राइट साइड में अगर हम जीरोस को लगाते हैं और बिना पॉइंट के, तो वो हमारे कैसे कहलाएंगे बेटा, नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, यानी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि 5 9 2 4 0 0 0 0। ठीक है,
तो यहाँ पर नॉन जीरो टर्म्स हमारे ये रहे, उसके राइट साइड में हमने क्या लगा दिए बेटा, जीरोस लगा दिए, और इनमें कोई भी डेसिमल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा बेटा, 1 2 3 और 4, कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 4। ये जीरो आपके कंसीडर नहीं करे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 50.4500, तो यहाँ पर 1 और 2, सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर इसी में क्या कर दूं बेटा, अगर मैंने यहां लगा दिया, जैसे कि इसमें देखो 5.9240000, सेम यही वैल्यू लिखी है, लेकिन इसमें मैंने क्या लगा दिया, इस बार पॉइंट लगा दिया, तो अब ये जीरो बेटा हमारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो देखो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए बेटा, 8, टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, ऐसे इसमें देखो 45.00, तो अब इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा हमारे, 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर एनी वैल्यूज रिटन इन अ साइंटिफिक नोटेशन देन पावर टर्म इज नॉट कंसीडर फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। अगर बेटा कोई वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में लिखी जा रही है, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब जैसे कि 3.8 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, ये मैंने कोई भी एक नंबर लिख दिया, 3.8 इंटू 10 की पावर 8। अब इसमें जो पावर वाला टर्म है ना बेटा, ये कंसीडर नहीं करा जाएगा, ये कंसीडर नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ कितने हो गए बेटा, 1 और 2, कितने हो गए, कितने हो गए बेटा, 2। ठीक है, ऐसे ही जरा एक और एग्जांपल देखो, 4.516 इंटू 10 की पावर 20, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 और 4, कितने होंगे बेटा, 4। यानी यहाँ पर आपका पावर से कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो इस तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर को निकाल सकते हो। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ करने के लिए क्या क्या रूल्स आपको यूज करने हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहला रूल, आफ्टर द डेसिमल इफ डिजिट इज ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2.343, ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया 2.343। अब मुझे दो नंबर तक इस वैल्यू को क्या करना है बेटा, राउंड ऑफ। तो जिसके बाद राउंड ऑफ करना होता है उसके बाद वाले नंबर को देखते हैं वो कैसा है। ठीक है, अगर वो नंबर बेटा 5 से छोटा होता है तो हमारी पहले वाली वैल्यू कैसी रह जाएगी, लेफ्ट अनचेंज, कैसी रह जाएगी, यानी उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये किसके बराबर आ गया बेटा, 2.34 एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि बाद वाली वैल्यू हमारी कैसी है, 5 से छोटी है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 32.544, ठीक है, अब मुझे यहाँ तक दो नंबर तक क्या करना है, इसको राउंड ऑफ। तो अगला नंबर देखूंगा बेटा, अगला नंबर अगर मेरा 5 से छोटा है तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको सेम रहने दूंगा एज इट इज। तो 32.54 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। रूल नंबर 2 देखो बेटा, आफ्टर द डेसिमल इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। एग्जांपल, अगर मान लो यहाँ पर मैंने नंबर ले लिया बेटा 7.466, ठीक है, तो अगर बेटा मुझे मान लो ये दो नंबर तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो नेक्स्ट नंबर देखूंगा वो कितना है, 6। अब ये अगर 5 से बड़ा होता है तो इसको आप क्या कर दोगे बेटा, जो नंबर आपको राउंड ऑफ करना होता है उसमें 1 को क्या कर दोगे, प्लस। जैसे कि यहाँ पर ये 6 जो है वो क्या है बेटा, बड़ा है 5 से, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 7.4, और इस 6 में प्लस 1 कर देंगे 7.47। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए बेटा 27.659, ठीक है, अब मुझे इन दोनों को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो जरा देखो नेक्स्ट नंबर हमारा 5 से बड़ा है तो हम इसमें क्या कर देंगे, 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 27.66। क्लियर। अब रूल नंबर 3 को बेटा 4 और 5 की मदद से समझेंगे। जरा देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारा, कि अगर किसी भी डेसिमल के बाद, जैसे कि 23.965, ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा कि 5 से छोटा नंबर होगा तो उसको चेंज नहीं करेंगे, 5 से बड़ा नंबर होगा तो उसमें 1 इंक्रीज कर देंगे। अब हम बात करते हैं बेटा कि एग्जैक्टली 5 होगा तो क्या करेंगे। तो अगर मान लो मुझे इस नंबर को दो वैल्यूज तक राउंड ऑफ करना है तो उसके बाद वाला नंबर देखूंगा। अब बाद वाला नंबर अगर एग्जैक्टली 5 है और 5 से पहले वाला नंबर, अगर 5 से पहले वाला नंबर कैसा है बेटा, इवन, कैसा है, इवन, तो मेरी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब देखो 6 कैसा है बेटा, इवन है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 23.96। अब यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं,
जैसे कि 9.625, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे 62 को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो जरा देखो बेटा, उसके बाद वाला नंबर 5 है एग्जैक्टली, तो 5 है तो उससे जस्ट पहले वाला देखेंगे वो कितना है, 2, और 2 हमारा कैसा नंबर होता है, इवन। और अगर 2 हमारा इवन नंबर है तो आप इसको चेंज नहीं करोगे, तो कितना आ जाएगा बेटा, 9.62 ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। अगर वैल्यू ऑड होती है तो वो क्या हो जाएगी बेटा, एक बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल 59.635, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये दो नंबर तक राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर अगला नंबर क्या है बेटा, एग्जैक्टली 5, तो हम पहले वाला नंबर देखेंगे वो कैसा है, ऑड। अब ऑड है तो इस बार हम क्या करेंगे बेटा, एक डिजिट बढ़ा देंगे, यानी 59.64, तो राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा बेटा, 59.64। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 26.5375, ठीक है, इस बार दे देते हैं, ठीक है। तो इस बार मुझे 3 नंबर्स तक राउंड ऑफ करना है बेटा। अब 3 नंबर्स तक राउंड ऑफ करना है तो नेक्स्ट नंबर देखूंगा कितना है, 5, और उससे जस्ट पहले वाला नंबर कैसा है, ऑड। तो ये राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा बेटा, 26.538, कितना हो जाएगा, 26.538। तो इस तरीके से आप बेटा नंबर्स को क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो, बिल्कुल इन्हीं रूल्स की मदद से, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए क्या क्या रूल्स हमारे लागू होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपके सामने, एक डिजिट ये ले ली और एक डिजिट ये ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम फाइंड करें तो कितना है, जरा देखो, 1 2 3 4 5 6, कितना है, 6। और इस नंबर का देखा तो 1 2 3 4, ठीक है। तो एडिशन या फिर बेटा सब्ट्रैक्शन, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में सेम रूल याद रखना बेटा, कि हम जो भी हमारी वैल्यू होंगी ना, दोनों जिनको आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें से जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा उसी में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा आंसर को। जैसे कि एग्जांपल देखो बेटा, कि हमारा सबसे छोटा सिग्निफिकेंट कितना है, फिगर 4, कितना है, 4, तो आंसर भी हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4 यहाँ तक लिखना पड़ेगा बेटा। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ कर लो तो नेक्स्ट नंबर देखो बेटा क्या है, 5, क्या है, 5। और याद करो रूल्स को, कि नेक्स्ट नंबर जब 5 होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, उससे पहले वाला नंबर देखेंगे। अब उससे पहले वाला नंबर अगर इवन है तो उसको चेंज नहीं करते, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 27.2। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, छोटा वाला कितना था, 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, राउंड ऑफ। अब जरा इसमें देखो बेटा, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4, तो हमें आंसर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लाना पड़ेगा, 4, ठीक है। जरा देखो बेटा, अब यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ तक 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो रहे हैं, मतलब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, राउंड ऑफ। तो जहाँ से राउंड ऑफ करना उसके नेक्स्ट नंबर देखेंगे, अगर वो नेक्स्ट नंबर बेटा 5 से छोटा है तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी, रिमेन अनचेंज रहेगी, यानी चेंज नहीं होगी। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 534.8। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो कर सकते हो रूल को, ठीक है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सेम रूल बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी अप्लाई होगा। मान लो यहाँ पर एक नंबर लिया हमने 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर का, और एक नंबर 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर का। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर छोटा होगा उसी में हमें बेटा आंसर भी लिखना पड़ेगा। अब 3 है तो यहाँ पर 1 2 3, इसके बाद क्या कर दो, राउंड ऑफ। नेक्स्ट नंबर कितना है बेटा, 4। अब 4 5 से छोटा है तो इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा, आंसर कितना आ जाएगा, 16 पॉइंट। ऐसे इधर देखिए बेटा, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3, और यहाँ पर भी कितना है, 1 2 3। अब तो देखो दोनों ही 3 में है तो 3 में आप लिखोगे, क्या ऐसी बात है, ठीक है। तो 1 2 और 3, ठीक है। अब इसके बाद वाला नंबर कितना है बेटा, 2। 5 से छोटा है तो आप क्या करोगे, चेंज नहीं करोगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4.3। क्लियर। तो बेटा उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा डिटेल में। इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करी है, आप उनको बार बार दोहराते रहिए और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए।